कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सुरेश सिंह आपका JS ग्रुप ऑफ ITI के ऑनलाइन वीडियो पोर्टल पे स्वागत करता हूं। आज हम अलजेब्रा, जैसा कि आप जान रहे हैं, लगातार वीडियो पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा फर्स्ट ईयर के जो रेगुलर आपको वीडियोस मिल रहे हैं उसमें आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक हमने पढ़ा क्या है। उसमें अभी पिछले दिन जो क्लास चली थी उसमें हमने पढ़ा था बीजगणितीय पद के बारे में। बीजगणितीय पद, इसके बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा हम इसे रिमेम्बर कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी। बीजगणितीय पद, पद का मतलब होता है जो भी एक एक स्टेप होते हैं। जैसे हमने बताया था कि अगर व्यंजक लेते हैं तो उसमें कई सारे संकेतों से कई सारे पद जुड़े होते हैं। जैसे इस उदाहरण में हमने लिया 3a + 4b + c। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये क्या है? पद। ये क्या है? पद है। तो बीजगणितीय पद जो होते हैं वो ये होते हैं। उसके बाद अगर कोई व्यंजक बनता है तो वो कई सारे गणितीय चिन्हों के द्वारा मिलकर बनता है। उसके बाद इसमें तीन तरह की चीजें हमने पढ़ी थी। पहला हमने पढ़ा था द्विपद, फिर हमने देखा था त्रिपद, और लास्ट में हमने बताया था आपको बहुपद। द्विपद क्या होते हैं? अगर दो पदों के द्वारा कोई व्यंजक लिखा गया है, जैसे यहाँ पे अगर हमने सिर्फ लिखा 3a + 4b, तो ये क्या कहलाएगा? द्विपद कहलाएगा। उसी तरह त्रिपद में क्या होगा? 3a + 4b + c, या इसी तरह का कोई और भी, तो वो क्या कहलाएगा? त्रिपद। बहुपद में त्रिपद या उससे ज्यादा और भी पद जब हम जोड़ देते हैं विभिन्न संकेतों के माध्यम से, तो उसको हम क्या करते हैं? बहुपद करते हैं। इन चीजों के बारे में हमने कल बात कर ली थी। अब हम जो है आगे बात करेंगे। तो ये तो बात वो हो गई जो हम अभी पीछे कर चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं आगे हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे गुणांक, जो आज हम पढ़ेंगे क्या होता है। देखिए ये चीज कुछ फैक्टर है जो कि बीजगणित में आपको जानना जरूरी है। गुणांक हो गया, जिसे कोएफिशिएंट भी कहते हैं। कोएफिशिएंट भी बोलते हैं इंग्लिश में थोड़ा आप जानते रहे तो कभी कभी क्या होता है कि आपके पेपर में जो शब्द होते हैं वो इंग्लिश के ही होते हैं, हिंदी में लिख दिए जाते हैं। तो थोड़ा आपको ये अच्छा रहेगा जानने में, गुणांक या कोएफिशिएंट। उसके बाद दूसरी जो चीज है वो गुणनखंड, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। ये दोनों चीज जब हम क्लियर कर लेंगे तो तीसरा जो हमने कल कहा था आपको कि हम समीकरण के बारे में बताएंगे कि क्या होता है समीकरण और सरल समीकरण। सरल समीकरण के बारे में हम कल बात करेंगे। आज मैं आपको समीकरण बता दूंगा। समीकरण क्या होता है? आपके कोर्स के हिसाब से दो चरों वाला आपके में समीकरण है, तो वो भी मैं आज आपको हल करके बताऊंगा कि कोई भी दो चर का रैखिक समीकरण कैसे हल करते हैं, वो मैं हल करके बताऊंगा। ये तीन चीजें हैं जो आज हम पढ़ेंगे। और उसके बाद चलने के बाद जो पीडीएफ भेजा जाएगा उसको आप जरूर हल करेंगे, तभी मुझे ये समझ में आएगा कि। तो अब यहाँ पे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि गुणांक क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, और तीसरा स्टेप हमारा होगा समीकरण का। गुणांक यहाँ पे जैसे एक उदाहरण मैं लूं 3ab, उदाहरण के माध्यम से मैं बताऊंगा, आपको परिभाषा भी अपने आप समझ में आ जाएगी। गुणांक 3ab में जो है 3ab का गुणांक है। इसको समझे, नाम से समझे। गुणा हुआ है,
गुणांक मतलब किसी चीज का गुणा हुआ है और किसी चीज में गुणा हुआ है, मतलब दो ऐसी चीजें हैं जिनका आपस में गुणा हुआ है। तो यहाँ पे 3 जो है 3 में AB का गुणा हुआ तो 3 क्या कहलाएगा, AB का गुणांक कहलाएगा। ये गुणांक कहलाता है एक दूसरे का, जैसे 3 है AB का गुणांक कहलाएगा। दूसरा है गुणनखंड, एक ही चीज जब आपस में गुणा हुए हो और उसको हम 2 भाग में कर दें तो उसे हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है AB प्लस C, इसमें A और B प्लस C गुणन खंड, ठीक है, चीजें क्लियर हुई। यहाँ पे 3AB में 3 AB का गुणांक है, यहाँ पे A B प्लस C में जो यहाँ पे लिखा है देखिए पूरा का पूरा एक जगह पूरा होगा, ठीक है। इसको जब हम 2 भाग में बांट दिए तो अलग अलग भाग। अब यहाँ पे A B प्लस C का गुणनखंड है और B प्लस C A के साथ में यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। तो ये 2 चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद तीसरा हमने जो कहा था, जो आज हम कंप्लीट करेंगे, वो है हमारा समीकरण। क्या है, समीकरण, इक्वेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन को समझिए होता है क्या, इक्वेशन 2 तरफ के 2 पक्ष होते हैं, जैसे एक पक्ष इधर हो गया, दूसरा पक्ष इधर हो गया और बीच में बराबर का चिन्ह होता है। बीजगणित में इक्वेशन जो होते हैं, एक पक्ष इधर होगा, एक पक्ष इधर होगा, बीच में क्या होता है, बराबर का चिन्ह होता है। समझते जाएंगे, एक पक्ष यहाँ, एक पक्ष यहाँ। इसमें कोई एक ऐसी राशि होती है जिसमें उसका मान हमें पता नहीं होता, जैसे x हो सकता है, y हो सकता है, z कुछ भी हो सकता है, उसका मान हमें पता नहीं होता है और हमें ज्ञात करना होता है। उदाहरण मैं देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है 4x प्लस 5 इक्वल टू 9। अब देखिए इसमें ये जो पद है ये क्या है, अज्ञात है, हमें नहीं पता है कि इसका मान क्या होगा, लेकिन कुछ तो मान होगा और इसका मान जब हम ज्ञात कर लेंगे और इसके साथ कैलकुलेट करेंगे तो ये मान किसके बराबर होगा, 9 के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण क्या होता है बीजगणित में, ऐसे 2 पक्ष जिनके बीच जो एक दूसरे से बराबर के चिन्ह से रिलेट करते हैं, दोनों पक्ष आपस में बराबर होते हैं, लेकिन उसमें एक पद जो होता है वो क्या होता है, अज्ञात होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब आपको मान ज्ञात करना रहेगा तो आप क्या करोगे, x बराबर, ये हालांकि मैं अभी आगे भी हल करवाने वाला हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लें। तो 9 माइनस 5 अपॉन 4/4 इक्वल टू 1। लेकिन ये जब हमने हल किया तब x का मान 1 आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है, सिर्फ आप इसे समझिए, ये क्या है, समीकरण है। ये क्या है, समीकरण है। दूसरा इसी समीकरण में एक और समीकरण होता है जो आपको कोर्स में पढ़ना है, वो होता है युगपत समीकरण। क्या होता है, युगपत समीकरण। अब यहाँ पे देखिए युगपत समीकरण और समीकरण में अंतर क्या है। समीकरण में 2 पक्ष हैं, बराबर से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन x एक ही पद ऐसा है जो कि अज्ञात है। लेकिन युगपत में युग्म होता है। अब जैसे यहाँ देखिए एक मैं उदाहरण ले रहा हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। यहाँ पर देखिए ये पद और ये पद दोनों के दोनों अज्ञात है और इसको हल करने के लिए एक समीकरण और होना चाहिए। जब दोनों समीकरण होगा उसको आपस में कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी आसानी से ये चीजें हल हो रही है और x का भी मान निकल रहा है और y का भी मान निकल रहा है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं सर, तो आपने ये जान लिया कि युगपत समीकरण होते क्या है। युगपत इक्वेशन में 2 ऐसी राशियां होती हैं जो अज्ञात होती है। मैंने कहा कि इसका हल तभी होगा जब ये जैसे एक समीकरण यहाँ पे, दूसरा समीकरण ये, इन दोनों को आपस में हल करेंगे तो इसको हल करके x का और y का मान ज्ञात होगा। आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी।
समीकरण और युगपत समीकरण में क्या अंतर है? समीकरण में सिर्फ एक पद होता है जो अज्ञात होता है, जो वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, a b c कुछ भी हो सकता है। लेकिन युगपत समीकरण में दो पद होते हैं और उनको उसका मान ज्ञात करने के लिए एक समीकरण और जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है, यहाँ पे देखिए दो समीकरण है, एक है 4x प्लस 3y इक्वल टू 15, इक्वेशन 1, 6x माइनस y इक्वल टू 10, समीकरण 2 है। इसको हल करने की विधि क्या है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए, इसमें देखिए दोनों पक्ष में किसी भी चीज में, किसी भी इक्वेशन में जब आप दोनों पक्ष में एक ही चीज का गुणा करते हो तो उसके मान में कोई परिवर्तन आता नहीं, क्योंकि फिर से आप भाग कर दोगे वो चीजें वैसे की वैसे ही हो जाएंगे। जैसे दो लोग हैं, दोनों लोगों को कुछ कुछ चीजें दे दिया बराबर में, तो उनका मान तो वही थोड़ा सा बढ़ गया, फिर उतना ही घट जाएगा तो वही हो जाएगा। वही चीज इसमें भी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 15, 6x माइनस y इक्वल टू 10। अब देखिए मैंने यहाँ पे कोशिश करी है, क्या मेरे लिए आसान था, यहाँ पे y है, y को 3y बनाना मेरे लिए आसान था, तो हम काम ऐसा करते हैं जिससे कि काम छोटे में हो जाए। यहाँ पे हमने 3 का गुणा इसलिए किया, 3 का गुणा क्यों किया? अब देखिए जैसे ही हमने गुणा किया तो ये वाला जो पहला समीकरण है ये बदल के यहाँ पे वैसे के वैसा ही, क्योंकि इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो दूसरा समीकरण है यहाँ पे इसे हम कर देते हैं समीकरण 3। अब देखिए 3 का गुणा यहाँ पे हमने किया 18x, यहाँ पे 3 का गुणा कर दिया 3y, यहाँ पे 3 का गुणा कर दिया 30, दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर दिया, कोई अंतर नहीं आएगा, हाँ उसी अनुपात में मान बढ़े। अब हमने ऐसा किया क्यों? हमने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है ताकि जब यहाँ पे देखिए प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। जब चिन्ह अदल बदल है तो ये कट जाएगा, जैसे ये कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x, और x जैसे ही बचेगा तो हम x का मान यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। जैसे आपने देखा यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई। अब 22x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 45 अपॉन 22, ये फर्स्ट वैल्यू ऑफ x आपको मिल गई। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए, देखो आप ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये आया कहाँ से, इसको आप देखते जाओ, मिलाते जाओ। ये वही इक्वेशन 1 है, कौन सा, जो यहाँ पे हमने लिखा। मैंने कहा कि अब यहाँ पे आपको मान मिल गया है, अब आप इसमें रखो या इसमें रखो, किसी भी एक में x का मान रखोगे तो y का मान अपने आप मिल जाएगा। मैंने x का मान इसमें रख दिया है, आप इसमें भी रख सकते हो। x का मान मैंने इसमें रखा, देखिए 4 वैसे का वैसे ही है, यहाँ पे देखिए ये, और x 45/22 ये प्लस 3y इक्वल टू 15 हमने रख दिया, समीकरण वही है। अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 45 into 4 180/22 प्लस 3y इक्वल टू 15। अब 3y चूंकि एक पक्ष को इसलिए हमने इधर कर दिया क्योंकि हमें y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। y वैसे का वैसे ही रहेगा, 3 इधर ही है, 180/22 को हम इधर लेके आए। और आप जानते हो जब एक पक्ष से दूसरी पक्ष लाते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, वही हुआ है 15 माइनस 180/22। अब यहाँ पे ऐसा होगा, अब आप देखिए इसी को थोड़ा सा मैंने कोशिश करी आपको और क्लियर हो जाए। आगे हल किया है, जैसे ही आप यहाँ पे लॉसा लेते हो तो ये 22 हो गया है। लॉसा मौसम में कंफ्यूज नहीं हो, पिछले सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हो। यहाँ पे 22 हो गया, यहाँ पे आप मान लोगे कि हम कुछ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया, लॉसा ले लिया 22। अब जब 22 ले लिया, इस 22 का गुणा इसमें हो जाएगा 330 माइनस 180। अब यहाँ पे उससे नीचे वाले फैक्टर में आते हैं, यहाँ पे आप घटा दो 330 माइनस 180 तो आपको क्या आ जाएगा 150/22, वैसे ही का वैसे ही है। अब यहाँ पे देखिए ये 3y था, चूंकि मुझे y को अकेला करना है, तो y को जब अकेला करेंगे इधर ही बुरे में था, इधर आएगा, चिन्ह परिवर्तित होगा, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में 1/3। जब आप ऐसे करोगे तो 3 से देखिए 3 इससे कट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 50, वही हमने यहाँ पे लिख दिया 50/22। अब इस चीज को अगर 2 से आप कैंसिल करो यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा 25/11, वही आपका सेकेंड मान है। तो ये आपका जो है सेकेंड मान आ गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, युगफल समीकरण को हल करते हैं। x का मान यहाँ आ गया, y का मान आ गया। अब अगले दिन जो हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण पढ़ना है।
जो कि जिसमें कि x पे स्क्वायर होता है, जिसमें घात क्या होती है, 2 होती है। वो इसकी चर्चा भी हम कल करेंगे, उसको हम समझेंगे भी कल। एक चीज और मैं कि यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूँ कि ये पढ़ाने का मतलब तभी सिद्ध होगा जब आपको ग्रुप में भेजे गए जो भी क्वेश्चन है उनको आप हल करोगे। जब आप हल करोगे, आप क्वेरी करोगे, आप अगर आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे आ रहा है, आप परीक्षा के लिए अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ मजबूत करोगे, और नहीं आ रहा है तो आप हमसे क्वेरी करोगे। सिर्फ ये वीडियो बना देना और देख लेना, वो काम फॉर्म पूरा करने वाली बात आप नहीं करोगे। और इस तरह से आप हल करें, क्वेश्चन को भी हल करें, मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ। साथ में अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब इसको जरूर कर लीजिएगा चैनल को। साथ में अधिक से अधिक जो आपके फ्रेंड हैं जिन्हें ये सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो अधिक से अधिक शेयर करके उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा।